नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज एक नया शो हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की जो तिथियां हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, और ऐसे में हर आदमी के मन में एक भाव रहता है कि स्थिति क्या है। ये सर्वे नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो डेट अनाउंस करने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद सर्वे नहीं किया जा सकता। तो हम कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। हम सीटों का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। हमारे साथ रहेंगे हरियाणा के जाने माने, वैसे तो वो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हरियाणा में रग रग पर उनकी खबर रहती है। सभी लोग जो हैं वो हमारे मेहमान इसी तरह के रहेंगे। विनोद मेहता जी हैं, आप जानते ही हैं उनका नाम। उनके अलावा प्रेम जी हैं, पूर्व एचसीएस हैं। तो हम पूरी चर्चा को शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में माहौल क्या है इस समय, आज तक का माहौल क्या है। साथियों, एक चीज और छोटी सी बोल दूं कि माहौल चेंज होता रहता है। जब तक चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि माहौल काफी बदल गया है कैंडिडेट्स के आने के बाद, उनके बाद। तो हमारे जो मेहमान है उनका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपका स्वागत है। प्रेम जी, जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। विनोद जी, एक ओवरव्यू, क्या लगता है आज की तारीख में हरियाणा की पॉलिटिकल जो सीन है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, वो क्या है, बताएं जरा। देखिए, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये सर्वे नहीं है, ये विश्लेषण है। सर्वे तो हमारे पास था, बड़ा खतरनाक वाला, पर चुनाव आयोग ने इस बार जो है हरियाणा में चुनाव जो है वो प्रीपोन कर दिए, लगभग 25 दिन पहले हो गए। तो उसकी वजह से हम उस तरह से सर्वे नहीं दिखा सकते जिस तरह से सर्वे दिखाने की हमारी परंपरा रही है कि जनता के सामने पेटी खुलेगी, वोटों की गिनती होगी, लोग हर राउंड में देखेंगे कौन से गांव में कौन आ गए, शहरों में कौन आ गए, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। पर उसकी जानकारी हमें है, तो वो कहीं ना कहीं जब माइंड में चीजें रहती हैं तो वो डिस्कशन में भी वो चीजें आ जाएंगी। तो पहली बात तो मेरी ये है कि चुनाव जो है प्रीपोन होने से एक तरह से ना दोनों बड़ी पार्टियों का गणित जो है वो चेंज हो गया है। हालांकि बीजेपी एडवांटेज स्टेज पे इसलिए रह गई कि उन्होंने 4 में लोकसभा के बाद 5 महीने सरकार में काम कर लिया। 20 दिन बाद चुनाव लेट होते तो 5.5 महीने काम कर लेते, उनको वो एडवांटेज तो है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत हुई कि उनके यहाँ टिकटार्थियों की भीड़ ज्यादा है, और विधानसभा में टिकटार्थी ही चुनाव का नक्शा तय करते हैं। तो जो पार्टियों का वोट बैंक होता है वो एक तरह से आर्किटेक्चर है कि इसके पास इतने परसेंट है, उसके ऊपर कैंडिडेट की ये वैल्यू है। तो कैंडिडेट आने के बाद चुनाव तो एक पलटा खाएगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी अपने उम्मीदवारों को सेट करने में, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ी सी भीड़ भी ज्यादा है। और उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि चुनाव 1 अक्टूबर को मतदान हो जाएगा, ये चुनाव इतनी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, सरकार को जरूर अंदाजा हो सकता है। इस पे प्रेम जी के भी कमेंट ले लीजिए कि अगर चुनाव प्री पोन्ड हुए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन करूँ। जी, प्रेम जी, तो सवाल तो आपके सामने ही है कि चुनाव प्रीपोन हो गए हैं, 25 दिन पहले हो गए हैं। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री ने बोला था कि हमको तो अंदाजा नहीं था, लेकिन ये खबरें चल रही थी कि चुनाव प्रीपोन हो सकते हैं, और बीजेपी के अंदर भी ये खबरें थी कि चुनाव प्रीपोन हो सकते हैं। तो ये तो नहीं माना जा सकता कि सरकार को अंदाजा ना हो, लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या कहेंगे इस पर। देखिए कमल जी, चुनाव आयोग ने जिस फुर्ती के साथ हरियाणा में चुनाव की घोषणा की है, उसी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चुनाव समय पर होंगे। और समय का मतलब जैसा विनोद जी ने बताया कि वो समय था कि 20-25 अक्टूबर के आसपास चुनाव होता, और 20-25 दिन का समय मौजूदा सरकार को और मिल जाता। मैं समझता हूँ कि उसके अगले दिन ही, जिस दिन घोषणा हुई, अगले दिन कैबिनेट मीटिंग थी, और कैबिनेट के एजेंडा तो बेशक मुख्यमंत्री ने डिस्क्लोज कर दिए और चुनाव आयोग से मंजूरी भी मांगी है। बहुत सारी बातों की घोषणा उस दिन मंत्रिमंडल में, बहुत सारे एजेंडाज थे, वो भी कहीं ना कहीं जनहित के एजेंडा थे। जैसा कि अभी मेहता जी बता रहे थे कि 5 महीने में बहुत सारी घोषणाएं हुई कर्मचारियों के लिए या किसान के लिए, जिस भी वर्ग के लिए आप, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की बात थी।
500 रुपए का लोग लेके आते मैनिफेस्टो में। उन्होंने कहा कि हम 1,80,000 वाली महिलाओं को आज से ही देना शुरू कर देंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। कहीं ना कहीं एक झटका जो होता है वो सबके लिए था। और कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियां जिनके पास आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, टिकट चाहने वालों की लंबी लाइनें हैं। कांग्रेस में तो खास तौर से मैं मेरे पड़ोस में एक हल्का है नीलोखेड़ी, वहाँ 88 एप्लीकेशन है, 88, और जुलाना में 86 है। आप कहीं भी जाओगे और उन चीज़ों को एनालाइज करोगे कि आज हर घर में व्यक्ति एमएलए बन के सो रहा है। वो महत्वाकांक्षा तो उन लोगों की है। अब कितने लोगों को पार्टी तो टिकट एक को देगी, फिर उन उदास निराश लोगों में से कितने लोग समूह बना करके कहीं और जुटते हैं, किसी को निर्दलीय लड़वाते हैं या किसी अन्य दल में, जैसे कि छोटे दलों का आप जिक्र नहीं करते कहीं भी, छोटे दलों की मैं बात करता हूँ कि उनके पास भी ऐसे लोग आएंगे जिताऊ पोटेंशियल कैंडिडेट्स में कह सकता हूँ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहली बार इस तरह से चुनाव में उतरेगी, जिसको आप तैयारी कह सकते हैं। पहले भी चुनाव तो उन्होंने लड़ा है, 19 में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, परंतु जिस ढंग से इस बार वो तैयारी के साथ बोलते हैं कि हमने इतने दिन में 15 दिन में 45 जनसभाएं कर दी, तो कहीं ना कहीं उनका भी लक्ष्य बड़ा है। इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक और इसे कोई संयोग नहीं कह सकते आप, वो भी एक बड़े वोट बैंक को लेकर के चले हैं। और कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के टूटने का उसका लाभ इंडियन नेशनल दल को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, या बहुत सारे, क्योंकि उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गए हैं, कांग्रेस की तरफ भी गए हैं। अब वो लोग ये पार्टियों की जो विस्तार से हम चर्चा फिर करते हैं, आज हम एक मोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप मूड की बात करते हैं, लोगों का जो लोगों को सोचने के विवश तो ये सारी परिस्थितियां करेंगी। आप फिर उसके बाद तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं। जब कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे बड़ी पार्टियों के दोनों, खास तौर से मैं ये कहता हूँ कि रूलिंग पार्टी हो या मेजर अपोजिशन पार्टी हो, उन लोगों में जितने भी विधायक आज हैं उनमें से आधे के लगभग टिकटें कटने की भी संभावना है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में 41 विधायक हैं और मेरे अनुमान के अनुसार 12 से 15 लोगों की टिकट भी कटेंगी। और कांग्रेस पार्टी में कोशिश ये है कि सिटिंग कटिंग की बात चल रही है कि शायद सिटिंग एमएलए को टिकट सबको दे दें, परंतु अगर सिटिंग को टिकट देते हैं तो यही नहीं होता कि सत्ता पक्ष का ही एंटी इनकम्बेंसी होता है, विधायक के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, बेशक वो विपक्ष का विधायक हो। तो उन लोगों, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं वो असर वहां भी आने वाला है। और कितने लोग, मैंने अभी आपको कहा कि जब 88 लोग अप्लाई करते हैं उनमें से 10 तो सीरियस होंगे, 5-7 तो सीरियस होंगे ही। टिकट दो बड़ी पार्टियों के 2 ही लोगों को मिलेंगे या 3-4 बड़ी पार्टियां लगा लो या गठबंधन मोर्चे लगा लो, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, किसका समर्थन करेंगे, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी, हमारे साथ अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी फील्ड में रहते हैं ज्यादा और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनको खासी जानकारी रहती है, उनका भी व्यू लेते हैं। अमित जी, ये जो अभी का सिनेरियो बना है और जल्दी जो चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए हैं, आपकी नजर में क्या असर पड़ेगा इसका, ब्रीफ में? मेरे हिसाब से इसका कोई खास असर होना नहीं चाहिए। जो जनता का मन बन चुका है, मुझे लगता नहीं ज्यादा बदलाव है। हाँ, ये जरूर था कि सरकार घोषणाएं कर रही थी, लेकिन चुनाव के वक्त की गई घोषणाएं कितना असर दिखाते सबको मालूम है, तो इसका ज्यादा असर नहीं रहता है। लेकिन हाँ बताएं, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हवा है या 2005 वाला प्रदर्शन वो दोहरा सकती है, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं दिखता। हो सकता है कि कैंडिडेट, ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट पर पूरी तरह से डिपेंड है। जो अच्छा कैंडिडेट अच्छा चाहे वो कांग्रेस चाहे वो बीजेपी। अमित जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा आप इंटरनेट को देख लीजिए अपने। विनोद जी, ओवरऑल व्यू आपकी डेट में, जैसे अभी अमित जी ने कहा कि कह रहे हैं कांग्रेस की हवा है लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता है, तो क्या कहना है कमल जी? हरियाणा का ना वोटर बहुत समझदार है और चुनाव है ना,
वो पूरा मजे ले लेके वोटिंग भी करता है और उससे पहले चर्चा भी करता है। लोकसभा चुनाव में भी चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार बीजेपी 10 की 10 नहीं बुलाएगी, आधी कांग्रेस आधी बीजेपी, और नतीजे वही आए कि आधी कांग्रेस आधी बीजेपी। अभी जनता में एक चर्चा शुरू हो गई कि जो टिकटों में गलती करेगा वो मरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीप किसी का नहीं है, एक तरफा चुनाव नहीं है। जब लोग ये कह रहे हैं कि जो टिकटों में गलती करेगा वो मरेगा, तो इसका मतलब दोनों जो बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियों का जिक्र भी करेंगे, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो ग्राउंड से अगर लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला होगा तो इसका मतलब मुकाबला होगा। लेकिन इस मुकाबले में एक पेच है, इस बार मुकाबला जो है ना वो क्षेत्र वाइज है, और पिछले दो चुनावों के मुकाबले इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। पिछले चुनाव में जेजेपी मध्य हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गई थी और इनेलो ने भी अपने जिले में वोट परसेंटेज बड़ा अच्छा लिया था। इस बार ऐसा नजर आ रहा है, टिकटों में कुछ गड़बड़ हो जाए और उनको मदद मिल जाए छोटी पार्टी को, तो अभी 10 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा नजर आ रहा है कि मोटे तौर पे हरियाणा में चुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और कांग्रेस अपने क्षेत्र में अच्छी तरह मजबूत है। और कहीं कहीं जैसे शुरू में लग रहा था कि बीजेपी जीटी रोड पे काफी इस बार बीजेपी को डेंट लगेगा, मैं वो सारी परिस्थितियां लोकसभा सीट वाइज एक बार खोलना चाहूंगा। हमारे हरियाणा में जैसे 10 लोकसभा वाइज 10 सीटें हैं और हर लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो अपन हरियाणा के दूसरे छोर से शुरू कर लेते हैं, सिरसा से शुरू कर लेते हैं। सिरसा पार्लियामेंट में हालांकि पिछली दफा बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, कोई मैंडेट नहीं मिला था। पूरे पार्लियामेंट में बीजेपी 2 सीटें जीती थी, और वो भी फतेहाबाद जिले में, एक रतिया थोड़े से वोटों से 1200 वोटों से, और एक फतेहाबाद से दूड़ाराम जीते थे, वो भी मार्जिन उनका ठीक ठाक था, कोई बहुत कम भी नहीं था बहुत ज्यादा भी नहीं था। सिरसा जिला में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। नरवाना एक सीट है जो जींद जिला में आती है, लेकिन लोकसभा सिरसा है, तो वो सीट जेजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार इलेक्शन सीधा होने की वजह से मुझे लगता है कि सिरसा पार्लियामेंट में कांग्रेस जो है वो ज्यादा फायदे में रहेगी। मुकाबला इस बार इंडिपेंडेंट भी करेंगे, एक सीट पे हलोपा का भी दावा है गोपाल कांडा का सिरसा से, और लड़ेगी इनेलो भी, लड़ेगी जेजेपी भी। पर मुझे लगता है कि इस बार जो वहां पे सिरसा पार्लियामेंट में कांग्रेस फायदे में रहेगी। अब आ जाते हैं भिवानी पार्लियामेंट। भिवानी पार्लियामेंट में 4 सीटें अहिरवाल की हैं और 5 सीटें भिवानी जिले की हैं। एक एक सीट पे जिक्र करना तो हमने बाद में शुरू करना है, लेकिन मुझे मोटा मोटा ये लगता है कि भिवानी पार्लियामेंट में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और तीसरा हम देख लेते हैं रोहतक पार्लियामेंट। रोहतक पार्लियामेंट में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, और लेकिन कांग्रेस यहाँ नफा नहीं कर पाएगी ज्यादा, क्योंकि वो पहले ही सैचुरेशन पे है। पूरे पार्लियामेंट में 2 सीटें कांग्रेस के फोल्ड से बाहर हैं, एक इंडिपेंडेंट जीता महम से प्रकाश कुंडू, और एक कोसली सीट थी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास है। तो नंबर्स के मामले में कांग्रेस इससे ज्यादा कितना फायदा ले पाएगी मुझे नहीं लगता। सैचुरेशन है, एक आध सीट प्लस माइनस भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में यहाँ पे कांग्रेस मुझे मजबूत लगती है। अब आ जाते हैं फरीदाबाद पार्लियामेंट। फरीदाबाद पार्लियामेंट में 2 जिले हैं, पलवल फरीदाबाद। फरीदाबाद की 6 सीटें हैं और पलवल जिले की 3 सीटें। यहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी का एज रहेगा, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ कांग्रेस को फायदा होगा। पिछली दफा कांग्रेस को वहां से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ था। एक सीट इंडिपेंडेंट पड़सला वाली पलवल जिले में से जीत गए थे, और हथीन और पलवल बीजेपी जीत गई थी। होटल सीट भी उसी पार्लियामेंट में पलवल जिले में आती है, और पड़सला फरीदाबाद जिले में आती है। थोड़ा बोलने में फर्क है। तो कुल मिला के मुझे फरीदाबाद में बीजेपी आगे लगती है। सोनीपत मुझे वैसे मिक्स लगता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सोनीपत पार्लियामेंट में दूसरी पार्टियों के प्रदर्शन की, अच्छे प्रदर्शन की कोई संभावना नजर नहीं आती। कोई छिपा रिश्तम निकल जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कांग्रेस को एज रहेगा। उसके बाद जीटी रोड की आ जाती है करनाल पार्लियामेंट। अगर बीजेपी में टिकटों को लेके कोई विद्रोह नहीं हुआ तो आज तो मुझे करनाल पार्लियामेंट में 21-19 का चुनाव लगता है। 21 बीजेपी लगती है
और 19 कांग्रेस लगी। इसी तरह आ जाओ आप कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में कैथल जिले में मुझे कांग्रेस काफी 21 लगती है बीजेपी के मुकाबले में, और अगर ओवरऑल पार्लियामेंट का हिसाब लें तो शायद नतीजे 19-21 के रहेंगे। यहाँ भी कांग्रेस फाइट में है, और पिछली दफा भी यहाँ भी कांग्रेस ने अपना हिस्सा लिया था, और कांग्रेस ने हर जगह अच्छी फाइट की। अब आ गया अम्बाला पार्लियामेंट। अम्बाला पार्लियामेंट में अर्बनाइज्ड इलाका ज्यादा है। अम्बाला सिटी और अम्बाला छावनी दोनों सिटी अर्बनाइज्ड हैं। पंचकुला अर्बनाइज्ड है, जगाधरी और यमुनानगर ये भी अर्बनाइज्ड है। और लोकसभा चुनाव यहाँ पे जीता है कांग्रेस ने, तो इसलिए यहाँ कांग्रेस को आप आउटराइट नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी टक्कर रहेगी। 19-21 का चुनाव है। भिवानी पार्लियामेंट में बीजेपी 100% मजबूत रहेगी। गुड़गांव पार्लियामेंट में भी बीजेपी का शेयर ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें 4 सीटें साउथ हरियाणा की, प्योर साउथ हरियाणा जिसको बोलते हैं, 4 सीटें वो आ जाती हैं। बाकी 3 सीटें मेवात की हैं। मेवात में शायद बीजेपी कमजोर पड़ेगी और कांग्रेस भारी पड़ेगी। इस बार सोना सीट पे भी मुकाबला होगा। पिछली दफा ये सीट बीजेपी ने जीती थी, तो एक हिसार रह गया। हिसार पार्लियामेंट में अगर पिछले लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो लगता है कि कांग्रेस फायदे में रहेगी, लेकिन हिसार पार्लियामेंट में उम्मीदवार पे बहुत निर्भर करेगा। बीजेपी कितनी टिकटें काटती है और कितने नए उम्मीदवार लाती है। हिसार पार्लियामेंट में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो गिरा नहीं है पर पुअर नहीं है। हिसार पार्लियामेंट में बीजेपी के पास 3 सीटों को छोड़ के 6 पे अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ये भी पार्लियामेंट पूरी एक तरह से 19-21 में ही जाएगी। कल इसको हम विधानसभा वाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो कहा उस पे काउंटर पार्ट प्रेमचंद जी से भी व्यू ले लिया जाए, क्योंकि वो भी हरियाणा पे बहुत तीखी नजर रखते हैं, शायद हमसे भी बेहतर रखते हैं। जी। तो प्रेमचंद जी, जैसा विनोद जी ने कहा कि क्षेत्र वाइज चुनाव होंगे, क्या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे रहेगी कांग्रेस बीजेपी? मेन मुकाबला इन्हीं दो में है, आपका क्या कहना? देखिए, मैं मेहता जी की बात से बहुत लगभग सहमत हूँ, परंतु जैसे अम्बाला की बात मैं आपको बता दूं कि अम्बाला में इन्होंने कहा कि वो शहरी क्षेत्र ज़्यादा है। इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जगाधरी शहर है, जगाधरी में कांग्रेस की जीत हुई है, अम्बाला शहर में कांग्रेस की जीत हुई है। और ऐसी स्थिति पहले नहीं आती थी, क्योंकि और अम्बाला कैंट भी अगर आप देखते हैं, अम्बाला कैंट में भी कहीं ना कहीं या तो ये कह लीजिए कि विद साहब की उदासीनता थी या कुछ, वहाँ भी थोड़ा सा कमजोर भारतीय जनता पार्टी हुई है। जैसा होना चाहिए था, जैसा मेहता जी अब सोच भी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अम्बाला में वैसी स्थिति नहीं है। और कुरुक्षेत्र में क्योंकि इनका संयुक्त प्रत्याशी था, आम आदमी पार्टी का वहाँ कैंडिडेट था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट मिलकर के मुकाबले में मुश्किल से आ पाए थे। अब आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। पिछली बार आप रादौर और नाडवा कांग्रेस के पास थी, दो जननायक जनता पार्टी के पास थी, शाहबाद और बुला। पुंडरी में हमेशा ही निर्दलीय जीतता है, 6 बार की वहाँ है, और आगे भी ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से प्रत्याशी नजर आते हैं तो पुंडरी को भी आप स्पष्ट कहीं किसी और को नहीं ले जा सकते। मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में भी स्थिति बिल्कुल अलग रहने वाली है, बहुत अलग रहेगी। करनाल पार्लियामेंट में कांग्रेस का टिकटों का वितरण और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभिनेता जी बोल रहे थे, कितने लोगों के टिकट काट पाती है, क्योंकि वहां भी समीकरण बड़े अजीब तरह के बने हुए हैं इस बार। आपको करनाल सीट पे ही कैंडिडेट अगर मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को लड़वाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल पार्टी के लिए होने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी वहां से विधायक हैं और पहले वाले मुख्यमंत्री जी भी करनाल से विधायक थे। परंतु अगर मुख्यमंत्री जी कहीं कुरुक्षेत्र में या अम्बाला जिले में चले जाते हैं तो करनाल की बहुत सारी सीटें प्रभावित होंगी। और
मैं ये समझता हूँ। उसके बाद आपको, अगर आप सोनीपत में आते हो, तो सोनीपत में मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट में इजाफा होगा, क्योंकि पिछली बार जो जींद जिले में एक सीट थी 3 में से, और इस बार स्थिति कुछ सुधार मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि सभी तो सेगमेंट में बहुकोणीय मुकाबला नजर आने लगा है अभी से, और उम्मीद मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो जो तूफान या आंधी वाली बात है वो वहाँ भी नहीं है। उसके बाद रोहतक ने एक अपवाद बता दिया कि रोहतक में 2 सीटें थी कोसली और मैं को निकाल दो। इस बार फिर वही स्थिति है कि आंकड़ा कांग्रेस नहीं बढ़ा पाएगी, और कहीं ना कहीं एट पार पे, या फिर हो सकता है एक आध सीट और उनको लूज करनी पड़े विधानसभा वाइज। जब आप जाएंगे तो फिर आपको आकलन है भी, और शायद अभी उस तरह से बोल पाना हमारे लिए संभव भी नहीं है। गुड़गांवा और आपकी भिवानी, तो ऐसी सीटें हैं। भिवानी पे जरूर भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, क्योंकि वहाँ किरण चौधरी के आने से भी असर होगा, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वहाँ राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर 2 सांसद जो गुड़गांव और भिवानी के हैं, उनका मूड क्या रहता है भारतीय जनता पार्टी में, वो कितना अपने आप को सहज देख पाते हैं, उस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। खासतौर से अहिरबाड़ की सीटों का मैं, क्योंकि मेहता जी ने बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर सर्वे किया होगा, मैंने सरसरा सा वहाँ किया है, और मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ भी स्थिति में बहुत कुछ हो सकता है कि रावित जी ने नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि मैं सीनियर राज्य मंत्री हूँ, लगातार से राज्य मंत्री हूँ, और वो 4थी बार लगातार राज्य मंत्री है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल भी देखेंगे तो भारत सरकार में राज्य मंत्री इतने समय तक कोई नहीं रहा, उनकी नाराजगी साफ है। बेटी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वो बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उन चीजों का भी हम आकलन जब करेंगे, चुनाव विश्लेषण में वो सारी चीजें आती हैं। और आपने पीछे गुड़गांव में देखा था कि राज बब्बर जी के प्रत्याशी होने के बाद एकदम से कितना जो अंतर था वो कितना कम हुआ है। फरीदाबाद में समझता हूँ कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होडल से है, का सीधा सीधा असर आपके पलवल जिला पे है। एक सीट का जिक्र मेहता जी कर रहे थे, 2 जिलों में आती है वो थोड़ी थोड़ी, पृथला, वो अनप्रडिक्टेबल सीट मैं कहूँगा। हथीन एक ऐसी सीट है जहाँ प्रत्याशी को लेकर के बहुत दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं अभी, क्योंकि वहाँ नाम लेना संभव नहीं है या बता देना ठीक नहीं लगता, मुझे उस बात का अंदाजा है कि मेवात में मुकाबला किस किस के बीच में होने वाला है। मुकाबला इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच नहीं होगा। मेवात का मैं बता रहा हूँ 5 सीटों का मुकाबला कहीं और होने वाला है। उस बात को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जब आप आकलन करते हो बाकी की सीटों पे भी स्थिति पूरे हरियाणा में जब आप घूम लेंगे तब आपको बहुत कुछ स्पष्ट होगा। सरसा जिले का मेहता जी क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं, और सरसा का वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जा करके हर गांव में, हर शहर कस्बे ढाणी में इनके लोग हैं, वहाँ से इनको अंदाजा है। क्योंकि सिरसा पे मुझे ज़्यादा टिप्पणी करनी भी नहीं है, क्योंकि सिरसा में बहुकोणीय मुकाबले तो आपको नजर आएंगे। सीधा सीधा मुकाबला सिरसा जिले में या सिरसा पार्लियामेंट में भी कहीं नहीं होगा। देखिए जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई प्रेम जी। जी नहीं, उन्होंने लगभग कंक्लूड कर दिया है। जी, प्रेम जी ने कंक्लूड कर दिया है। विनोद जी, आप अमित जी से कोई व्यू लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ प्लीज आगे बढ़ाइए, आप थोड़ी बात अपनी आगे बढ़ाइए। जैसे प्रेम जी ने चर्चा की ना अंबाला में मैं लगभग इनकी बात से सहमत हूँ। वहाँ कुछ तरह के खेल हो सकते हैं। बीजेपी शायद अपने हाथ को उतना मजबूत नहीं रख पाए अगर टिकटें बहुत अच्छे ढंग से चेंज नहीं की। बल्कि टिकटें चेंज करने का मतलब सिर्फ ये ना केवल टिकट चेंज करनी है, आगे जिसको देनी है उसको प्लानिंग से देनी है। और बीजेपी को अपने कई वारे न्यारे प्यारे भी कुर्बान करने पड़ेंगे। अगर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अपने वारे न्यारे पर प्यारे अगर कुर्बान नहीं करे, टिकटों के मामले में थोड़ी सी भी नरमी बरत दी रिलेशन के हिसाब से,
तो पार्टी को काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जिस एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हो रही है ना हरियाणा में, वो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादातर कैंडिडेट्स के खिलाफ है। और कैंडिडेट्स के खिलाफ भी इसलिए है कि उनका जो रवैया है वो कम्युनिकेटिव नहीं रहा, क्योंकि पार्टी बीजेपी अलग तरह की पार्टी है, वो चली गई ट्रांसफॉर्मेशन में। उसने हरियाणा की जो रिवायतें थी काम करने की, फोन कल्चर था, उसको तोड़ने की कोशिश की और वो ऑनलाइन कल्चर पे चली गई। तो विधायकों की, मंत्रियों की जो काम करने का तरीका है वो बदल नहीं पाए, अपने काम करने के तरीके को चेंज नहीं कर पाए, वो ट्रेडिशनल तरीके पे बैठे रहे। सरकार ने तरीके चेंज कर दिए, तो एक कम्युनिकेशन जो एक आम जनता के और एक पॉलिटिशियन के बीच में होता है, वो कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया। तो जितनी भी नाराजगी है उसके मोटे मोटे कारण यही है, 2-4 कारण और हो गए तो लगातार शो चलेगा तो उसमें जिक्र करेंगे। और मेरे और प्रेम जी के व्यू पॉइंट में एक ही फर्क है कि हमने जो एनालिसिस किया वो लोकसभा के नतीजों को सामने रखा कि लोकसभा में ये नतीजे आए और यहाँ से बीजेपी ने लीड किया, यहाँ से कांग्रेस ने लीड किया। और अक्सर होता भी यही है कि लोकसभा के जो रिजल्ट आते हैं, विधानसभा में उसी पार्टी को लोकसभा के मुकाबले में बहुत कम वोट मिलता है, 5-6-7% कम होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन पर्सनलाइज भी हो जाता है, कंपटीशन ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी 5 सीटें होने के बाद भी केंद्र में सरकार बना गई, और केंद्र में सरकार बनाने का हरियाणा में वोटर्स पे असर पड़ता है, आधे % का असर पड़ता है कि यार उनकी ऊपर भी सरकार है, नीचे होगी तो डबल काम होगा। तो ये एडवांटेज बीजेपी को पोस्ट लोकसभा रिजल्ट मिला है, जो उससे पहले कम था। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ जितनी जोरदार एंटी इनकम्बेंसी इस बार लोकसभा चुनाव में थी, उसमें चुनाव के बाद डाइल्यूशन आया है। वो एक नेचुरल साइंस है कि आदमी अगर किसी पार्टी, अपनी बीजेपी को किसने छोड़ा, उनके अपने वर्करों ने, अपनी पार्टी के लोगों ने ज्यादा छोड़ा, लेकिन एक बार वो उसके खिलाफ वोट दिया है तो उनका गुस्सा जो है 50% हो गया। और तीसरा, बीजेपी को जो मौका मिला 6 महीने काम करने का, उन्होंने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया, उससे भी थोड़ा गुस्सा न्यूट्रलाइज हुआ। अदरवाइज 6 महीने पहले हरियाणा में लोग ये बोल रहे थे कि चुनाव ही एक तरफा है, सफाई है, ऐसा लोग बोलने लगे थे। लेकिन अब उन्हीं लोगों का वो है, वो जो बदल गया, आवाज बदल गई। अब कहते हैं जो टिकट बांटने में गलती करेगा वो हारेगा, और जो टिकटें ठीक बांट जाएगा वो जीतेगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद भी अगर आप 10 की 10 लोकसभा सीटों को प्राइमरी नजर से देखो तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी ऊपर हाथ है और बीजेपी का क्लोज हाथ है, लेकिन नीचे, ऊपर नहीं है। जी अभी एक हमारे दर्शक हैं विवेक चौधरी जी, उन्होंने आपकी बात की तस्दीक की है, कोई भी जीत सकता है, सब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अमित जी, आपको क्या लगता है कि सब कैंडिडेट पर ही डिपेंड करेगा या कोई माहौल भी हो सकता है? क्योंकि माहौल होने के भी कई फैक्टर हैं। जो सीएम है वो पहली बार ओबीसी बना है, दूसरी तरफ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक कास्ट बेस वोटर है, वो जोर लगा रहा है कि हमारा ही सीएम होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बाकी जहां तक बात करें, जैसे ओबीसी सीएम बना है, उसमें खास तौर पे एक जाति लगता है, सैनी जो है, वो लग रहा है कि कंसोलिडेट होगा बीजेपी पक्ष में, और भी दूसरी जातियां जो ओबीसी है, जो बीजेपी के वोटर रहे हैं, वो भी कंसोलिडेट होंगी। लेकिन हाँ, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जैसे एक कास्ट तो है, जैसे कि हाँ उनके सब पूरी तरह कंसोलिडेट है। उसमें दूसरा ये सबसे ये भी डिपेंड करेगा कि जो एससी वोटर है वो कितना जाता है, मतलब कांग्रेस की तरफ, वो कितना बीजेपी की तरफ आता है, उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर जाट प्लस एससी का कॉम्बिनेशन जो है वो अगर कांग्रेस के फेवर में जाता है तो कांग्रेस को इसको अच्छा वो लाभ मिल सकता है। जो जहां लोकसभा में जो है ये ट्रेंड रहा था, जिसकी अमित जी, ये वोटर तो हमेशा ही जो है वो कांग्रेस के साथ था, कभी ऐसा नहीं था कि ये वोटर कांग्रेस के साथ नहीं था। प्रेम जी, ये जो एक फैक्टर है, और बीजेपी का कहना है कि जो एससी के बारे में लोकसभा चुनाव में एक अफवाह फैलाई गई कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, वो झूठ है और वो झूठ साबित हो गई। इसलिए जो दलित वोटर है वो इस बार उस तरह से कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा। जो हमारा हिस्सा था
वो हमें मिलेगा। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, हो मैं सकता है कि पिछली बार पे मैं एक तो मेहता जी के उस बात में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि पार्लियामेंट में जो पार्टी जीतती है, विधानसभा में लगभग वही जीतती है, ये मिथ क्योंकि बना हुआ है। परंतु हरियाणा की स्थिति पिछली प्रेम बार जी, 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट, आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जो भी सरकार केंद्र में रही है, हरियाणा में उसी की सरकार बनी है। दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। बोलिए, बताइए, आप आगे कहिए अपनी मैं बात। वही बता रहा था आपको। आप सिर्फ 10, 15, 20 साल की बात करते हो, इसके विपरीत भी हुआ है। मैं आपको यही याद करवा रहा था कि पिछली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीती थी और 78 सेगमेंट में वो आगे थी, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो 40 पे आ गई थी। अब वो असर आप लेकर ना चलें, क्योंकि 50-50 के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बहुत ज्यादा खुश होगी कि हम 46 सीटों पे, वो 44 सीटों पे। ये आकलन बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होती है। आपने जैसे खुद कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को हटाए जाने का डर कहीं ना कहीं दिखाया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब वो डर हट नहीं गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक और बड़ा डर खड़ा हो गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आया है उसका जब आप आंकलन करेंगे चुनाव की दृष्टि से, तो आपको उसमें और बहुत अंदर जाना पड़ेगा। वो तो और प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया इस बात नहीं नहीं, कि आप हम इस सुप्रीम बात कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानने के सुप्रीम कोर्ट मनमाना जानता है। आप ये बातें जबानी कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो शाहबानो सकते के केस में पूरा केस ही हैं। बदल दिया था बहुत सारे सरकार ने। केस है कमल जी। मैं कमल ये जी, कह रहा हूँ ये आश्वासन हो सकते हैं, वो चुनावी घोषणाएं, जुमले जो भी आप बोलते हैं वो हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उस धरातल पे जाते हो और कास्ट डिवीजन देखते हो, हरियाणा का भी एससी कौन सा एक ही कास्ट है, एससी में एक कम्युनिटी नहीं है, बीसी में एक कम्युनिटी नहीं है। अभी आपने अमित जी जी बोल रहे थे कि सैनी समाज एक मुश्त होके आ जाएगा, कांग्रेस भी सैनी समाज के लोगों को टिकट देगी, 5-7 जगह उनके कैंडिडेट होंगे और बहुत साइज और स्ट्रक्चर के लोग होंगे। क्या वो अपने जी समाज के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का वोट नहीं लेंगे? वो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा एन ब्लॉक कोई किसी को मिल जाए। आप किसी भी समाज की बात करेंगे और कोई भी नेता, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का किसी एक जाति से विधायक नहीं बन सकता। उसको दूसरे लोगों का सहयोग चाहिए ही चाहिए। और कितने लोगों को आप साथ जोड़ पाते हो? पहली बात तो यही है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो बार बार मेहता जी इस बात पे जोर दे रहे हैं, मैं उस बात पे फिर आता हूँ, जब तक आपका कैंडिडेट विश्वसनीय नहीं होगा, लोगों की नज़र में वो खरा नहीं होगा, तो फिर आप उस अंतर को कम ज्यादा करके भी नहीं देख सकते। देखिए मेहता जी, हाँ जी कमल जी, जी एक सर। हमारे एक दर्शक ने एक सवाल उठाया एससी जाट कॉम्बिनेशन का। तो जी वो सवाल बेबुनियाद नहीं है, उस सवाल में सिग्निफिकेंट दम है और वो विजिबल है। आप देखिए जी हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों के लिए जो एप्लीकेशन आए, हमारी 17 एससी सीटें हैं। जी सबसे ज्यादा जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार 50 से लेके और 88 तक आए हैं, जिन्होंने टिकट जी मांगी है सुरक्षित सीट से, वो कांग्रेस की टिकट मांगी है। इसके जी पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, आधा चुनाव लोग तय करते हैं, आधा चुनाव हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन किसकी प्रचार में ताकत है और साधन है, लेकिन आधा चुनाव के इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो कांग्रेस जी को रिजर्व सीटों पे बीजेपी के मुकाबले में फायदा एडवांटेज है। मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और अगली जी बात डॉक्टर साहब ने उठाई, विधानसभा चुनाव में 50% वैल्यू जो होती है वो कैंडिडेट की व्यक्तिगत वैल्यू होती है, 50% कंट्रीब्यूशन की होती है, सॉरी पार्टी की होती है। ये जी लोकसभा चुनाव में इसका उल्टा होता है। लोकसभा चुनाव में 80 टू 90% वैल्यू पार्टी की होती है और 10 से 20% वैल्यू, मतलब वोटिंग कैंडिडेट वैल्यू की होती है। वो जी कैंडिडेट की होती है। तो विधानसभा में जी कैंडिडेट बहुत महत्व रखता है। और ये जो मैं तीसरे पक्ष के उठने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कहीं कहीं सीटों पे दोनों बड़ी पार्टियां अपने कैंडिडेचर में गलती कर दें। जब वो गलती करेंगी तो लोग गलती नहीं करेंगे, लोग
जिसको नहीं पसंद कर रहे हैं वो किसी की टिकट लेके आ जाए, उसको हराएंगे और वो इंडिपेंडेंट को भी जिता देंगे, गठबंधन को भी जिता देंगे, जेजेपी को भी जिता देंगे। जो उनको कैंडिडेट जो है उस सीट के हिसाब से ठीक लगेगा, वोटिंग उसके पक्ष में होगी। इसलिए विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट की वैल्यू ज्यादा है और चुनाव अभी 10-15 दिन में अपनी शेप लेगा। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि इस बार का जो चुनाव है, जो पहले एकदम लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे लगता था कि वन साइडेड जाएगा, वो उसमें थोड़ा मुझे अब अंतर नजर आ रहा है, धीरे धीरे अंतर नजर आ रहा है। और 10 दिन में जब टिकटें बढ़ जाएंगी, कौन कितनी गलतियां करता है उससे भी साफ हो जाएगा कि एक तरफा है, टफ कंपटीशन है या 19-21 है, कौन आगे कौन पीछे। लेकिन आज की डेट में मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एज कांग्रेस को है। परसेंटेज टर्म में बात करें मेहता जी, तो कहाँ देखेंगे आप? 40-60, 30-70, कोई ऐसा आकलन? नहीं, ये जो सीटों पे वोट परसेंट का जो सर्वे एजेंसियों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने चलाया, इसका 100% कोई असर नहीं होता। सीट टू सीट है, सीट टू सीट है, जातियों का भी हिसाब है। सरकार के खिलाफ ग्रेविटी ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है, कई जगह पे ग्रेविटी बिल्कुल कम है, कई जगह पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। कुछ मध्य हरियाणा है, उसमें कुछ और तरह की फीलिंग है, जीटी रोड है, उसकी कोई और तरह की फीलिंग है। और मैंने ऐसे बहुत से चुनाव देखे हैं कि पार्टियों को टोटल वोट तो मिला 42% और दूसरी पार्टी को मिला 41%, सीटें 41% वाले की ज्यादा आ गई। भाई विधानसभा सीट तो एक आएगी, आप 5 वोट से जीतो या 1 लाख वोट से जीतो। अब मान लीजिए किलोई है, किलोई पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, सीट तो एक आई ना, 10 नहीं आई ना। अब वो 50,000 से जीतते हैं तो 5-5 हजार की जीत वाली 10 सीटें बनती है, बट ये फिजिबल नहीं है, सीट तो एक ही आएगी। हो सकता है उनका परसेंटेज ज्यादा हो जाए, ओवरऑल परसेंटेज का तो नहीं बचता। एक किलोई एक ऐसी सीट है, किलोई एक ऐसी सीट है जहां सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन दिया है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक मैं बात और बता दूं कि ये जो हरियाणा में जिसकी ऊपर सरकार उसके नीचे सरकार, ये टर्म मोदी के आने के बाद चली है। उससे पहले हरियाणा में ये टर्म भी नहीं थी और ये नेचर भी नहीं थी। चौधरी देवीलाल ने हमेशा केंद्र के खिलाफ लठ गाड़ के चुनाव जीता है, वो कभी केंद्र के पक्ष में खड़े होकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। और उस वक्त तो ये था कि जो पार्टी केंद्र का साथ देगी उसको वोट नहीं देना, उसको हराना है। देवीलाल का पूरा मूवमेंट ही राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ। मैं वही बता रहा था कमल जी को, 84 में 10 की 10 कांग्रेस जीती थी लोकसभा और सरकार 87 में बनाई थी। चौधरी देवीलाल ने 87 विधायक बना के 85 विधायक बना के। और उस आंदोलन का असर सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ था। देखिए उस आंदोलन, केंद्र के खिलाफ वो जो आंदोलन था, उसका असर केवल हरियाणा में नहीं हुआ था। 85 सीटें वो हरियाणा में जीते और वो केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाने में सफल हो गए और देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। वो हरियाणा में जो स्टाइल ऑफ मूवमेंट था उनका, उसका असर जो है पूरी किसान बेल्ट में हुआ। आप बताइए, इलाहाबाद से चौधरी देवीलाल की रिकमेंडेशन पे यूपी में, बिहार में कितने नेता पैदा हुए। लालू यादव हो गया, नीतीश कुमार हो गया, ये सारी प्रोडक्शन जो है वो चौधरी देवीलाल की फैक्ट्री की है। तो हरियाणा में ये कहना कि जिसके ऊपर उसके नीचे, ये ठीक नहीं है। इससे पहले ये होता था कि ऊपर वाले के खिलाफ चलना है। जी अमित जी, एक सवाल आपसे कि ऐसा लग रहा है जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में कि बहुत सारी सीटों पर जरूर, मतलब जितनी हम अपेक्षा भी ना कर पाए, 3 तरफा चुनाव होगा। आपको क्या ऐसा लगता है कि 3 तरफा चुनाव होगा और क्यों होगा और किसको इसका लाभ होगा? जहां तक मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि जो चुनाव है 3 तरफा, ट्रायंगुलर जो फाइट है वो ज्यादा सिरसा जिले में दिखाई देती है कि हाँ, सिरसा जिले की जो 5 विधानसभा सीटें है उनमें लगता है कि हाँ ट्रायंगुलर फाइट हो। इवन जो फतेहाबाद जिला है उसकी जो 2 विधानसभा सीट लगता है कि वहां पे ट्रायंगुलर फाइट होने की संभावना है। बाकी जो है कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे उस टाइम ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ कितनी सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट हो पाती है। हाँ, जैसे प्रेम जी ने बताया कि मेवात जिले में भी ट्रायंगुलर फाइट हो सकता है क्योंकि वहां पर इनालो मजबूत रही है, उसका अपना बेस है वहां पर जो है मेवात। तो प्रेम जी, आपसे ये सवाल पूछेंगे तो आप इसको कहां तक ले जाएंगे ट्रायंगुलर फाइट को?
देखिए, ट्रायंगुलर फाइट हरियाणा की बहुत सारी सीटों पे होगी, और मैं ये कहता हूँ कि ट्रायंगुलर नहीं, बहुकोणीय मुकाबले भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी ओपनिंग सेंटेंस में कहा था कि इतनी संख्या में जब आवेदक हैं तो वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनमें से बहुत सीरियस, आप 88 में से 8 ही मान लो वो चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं एक बार किसी एक विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग में काम कर रहा था, वहां 8 कैंडिडेट के लगभग पैरेलल वोट्स थे, 500,000 ऊपर नीचे करके, और जो कैंडिडेट जीता भी था उसको भी 1/6 वोट नहीं मिले थे। वो एक अजीब स्थिति थी कि वैसे अखबार ने वहां गलत छाप दिया कि जमानत जब्त होगी, जीतने वाले की जमानत जब्त नहीं होती चाहे उसे कितने भी वोट मिले। पंजाब में बाइकआउट हो गया था, उस टाइम भी लोगों ने 5-5, 7-7, 10-10 वोट पे भी एमएलए बने थे, उनकी जमानत जब्त नहीं होती। वो एक एजम्पशन थी, किसी ने लिख दिया, उसके बाद वो बात बनी कि जमानत जब्त करा के भी विधायक बन गए। तो ऐसी स्थिति बहुत जगह आने वाली है। मैं ये कहता हूँ कि अभी अमित जी बता रहे थे कि मेवात और सिरसा की बात, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैथल जिले का बोलते रहने वाला हूँ, कैथल जिले की हर सीट पे मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा। सर मेरा तो मानना है कि सिरसा, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, मेवात, ये जिले तो पक्के हैं जहां पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होना ही होना। जी प्रमोद, आप कुछ कह रहे थे। आप यमुनानगर और अम्बाड़ा को भूल गए, जहां बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा बेस है। जी, आप उसको ट्रायंगुलर कैसे मानते हैं मुझे नहीं पता। आप सीधा मुकाबला दिखा सकते हो, परंतु सीधा मुकाबला होगा नहीं। जी देखिए, ट्रायंगुलर 4 एंगल इसलिए भी होंगे, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं कि हरियाणा में हर कम्युनिटी का अपना एक नेचर है। कोई कम्युनिटी राजनीति में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करती है और कोई पैसिव पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एवरेज करते हैं। तो हरियाणा को जाट राजनीति का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। तो शुरू से ही जब से हरियाणा बना, पहले पंजाब था तो जट वर्सेस जाट होता था, जट सिख वर्सेस जाट होता था, उधर जट सिख एक्टिव होते थे, जाट एक्टिव होते थे, जब संयुक्त पंजाब था, जब हरियाणा। अब जब से हरियाणा अलग हुआ है तो जाट कम्युनिटी की जो लोग हैं वो जैसे खेलों में एक्टिव है वैसे वो राजनीति में एक्टिव है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हर एक का राइट है वो कितने एक्टिव होते हैं। कोई राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है, किले बिक जाते हैं राजनीति करते करते। जरूरी नहीं है कि हर आदमी राजनीति से बेनिफिट हो, तो वो लोग वो रिस्क भी लेते हैं, जमीन बेचने का रिस्क भी। तो पहले क्या होता था, जब इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी तगड़े वाली पार्टी थी, तो बहुत से जो जाट कैंडिडेट होते थे कांग्रेस में अकोमोडेट हो जाते थे, बीजेपी में अकोमोडेट हो जाते थे, और अगर दोनों में नहीं होते थे तो इंडियन नेशनल लोकदल में हो जाते थे। पिछली दफा जेजेपी में अकोमोडेट हो गए। इस बार जाटों के कम्युनिटी के नए लोग मार्केट में बहुत आए, नई सीटों से बहुत आए, जो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अब वो जेजेपी और इनेलो की टिकट लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सिरसा जिला छोड़ दें, मध्य हरियाणा में तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके पास ऑप्शन बच गया कांग्रेस में भीड़ ज्यादा है, और अगर फिर उनके पास ऑप्शन बच गया कि बीजेपी टिकट दे दे, और अगर बीजेपी में ने भी टिकट नहीं दी तो चुनाव वो जरूर लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इसलिए जो बहुकोणीय मुकाबले होने की संभावना है वो खत्म नहीं हुई है, वो जिंदा ही रहेगी। ये डिपेंड करेगा, जब टिकटें बट लेंगी तो जिसको लगेगा कि भी मेरे को टिकट नहीं मिली तो लड़ना जरूर है, वो लड़ेगा, चुनाव तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मध्य हरियाणा में भी होंगे और कुछ अहिरवाल की सीटों पे भी होंगे, हिस्सेदार ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। विनोद जी, मैं एक चीज देख रहा था, मैं लोकसभा का जो चुनाव था उसकी एनालाइज कर रहा था, तो हर असेंबली सीट के ऊपर आईएनएलडी और बीएसपी ने मिलके 5 से 7 हजार के बीच में वोट लिया है, जबकि वो कोई किसी कंटेस्ट में नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका इतना तो कमिटेड वोटर है ही, और विधानसभा में थोड़ा सा उनको ज्यादा ही मिल सकता है। तो लगभग 10 जी देखिए, ये जो हमारी यमुना बेल्ट है ना, यमुना बेल्ट है, इस पे बीएसपी का वोट है। इस यमुना बेल्ट में इंडियन नेशनल लोकदल की किसानी का वोट भी है, और वोट का पता नहीं लगता। आप बताइए, अहिरवाल में ज्यादा वोट नहीं है बीएसपी का, लेकिन पिछले चुनाव में मंडी या टेली में बीएसपी का कैंडिडेट
जमानत भी नहीं बचाई, वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, तो जीतने के करीब पहुंच गया। हार तो गया 8-10 हजार से, लेकिन जीतने के करीब पहुंच गया। वो सीट बीजेपी 30 हजार से जीती, वो एक बीएसपी कैंडिडेट ने वहां ला पूरे आपको मैं मुकाबले में। एक और बहुत आपको हैरान करने वाला बता दूं, असंध में पिछली बार जो कैंडिडेट था बहुजन समाज पार्टी का, वो मात्र 1200 वोट से हारा है। और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट किस समाज से था, जो कभी उनको उनकी टिकट भी नहीं मांगता, राजपूत जाति का व्यक्ति वहां कैंडिडेट बना और वो दूसरे नंबर पे रहा। पृथला एक आपके पास पड़ोस में सीट है, फरीदाबाद और पलवल के बीच में, वहां कैंडिडेट जीता है। नारायणगढ़ में 3 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने हैं। छछरौली जब जनरल सीट थी, वहां अमन कुमार नागरा मात्र 400 वोट से आ रहे थे जनरल सीट पे, हरिजन होते हुए। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में एक युग था। मैं आपको 82 याद कराऊं तो 17 पंजाबी विधायक बने थे। आज वो 5 टिकटों के लिए 10 टिकटों के लिए सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। 17 विधायक भी जीते हैं। और आप बता रहे थे कि इंडियन नेशनल दल का वोट या बेस किसान है। मैं आपको याद करा दूं कि एक ही समय में आपके कुरुक्षेत्र से, सिरसा से, फांसी से, हिसार से विधायक जो बने थे पंजाबी या अग्रवाल समाज के लोग बने थे। पलवल में कत्याल साहब थे। मैं बहुत सारे नाम आपको गिनवा सकता हूँ मेहता जी, क्योंकि उनसे जुड़े रहे हैं। और यही नहीं है कि कोई, जब आप किसी एक पार्टी का जब जनाधार हो तो फिर कोई भी कैंडिडेट आ जाए। आपके बरवाड़ा में नारंग साहब जीत के आगे थे। मैं आपको ऐसा हार्टलैंड जिनको आप बोलते हो, जाट हार्टलैंड की बात बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग जीत करके आए हैं। उसका तो वही असर, बेस तो वही रहता है। दूसरी जात से लेने का लाभ वही होता है जो मेहता जी बता। जी, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, हरियाणा में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जिनकी वोट संख्या 10,000 के करीब है या 10,000 से प्लस है। मतलब 500 वोटों को आप 10 के करीब मान लो और 10 से ऊपर 1000 वोटों को आप प्लस मान लो। हमारे यहाँ तो जिसको चुनाव लड़ने की ख्वाहिश पैदा हो गई, अगर वो अपने गांव में 10,000 वोट है तो वो हिम्मत कर लेता है इंडिपेंडेंट लड़ने की। इसलिए हिम्मत कर लेता है, वो कहता है 5,000 वोट तो मैं गांव से लेके चलूंगा और बाकी मेरे को हल्के में कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। तो बहुकोणीय मुकाबलों की जो चर्चा हो रही थी ना, वो होंगे, उसका स्कोप हरियाणा में है। आप लोकसभा का डाटा देखोगे तो लगेगा कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं आए, लेकिन विधानसभा में बिल्कुल स्थितियां अलग होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप कुछ कह रहे थे प्रेम जी? मैं ये कह रहा था, वही मेहता जी की बात को आगे बढ़ा रहा था, जो बड़े गांव की बात है। कैथल में क्योड़क और पाई 2 ऐसे गांव हैं जो एक मुश्त वोटिंग करते हैं, और वो 14,000 13,000 वोट के गांव हैं। और उन गांव से जब कैंडिडेट आता है, बेशक वो जीते ना जीते, पर पूरा का पूरा गांव 70-80% वोट एक के पक्ष में करता है। 7-8-9 हजार वोट एक कैंडिडेट एक गांव से ले लेता है। अगर उसको सपोर्ट मिल जाए किसी पार्टी की ठीक ठाक, तो वो कैंडिडेट तैर जाता है। ये बात बिल्कुल अब महम में अगर प्रेम जी सुनो, पिछली दफा भवानी खेड़ा में बलवीर बाल्मीकि के खिलाफ पूरे हल्के में माहौल था कि इसको हराना है, इसको जिताना नहीं, लेकिन बीजेपी ने टिकट दे दी। सिर्फ 2 गांव है, खरक और कलिंगा, मिला के कुछ 24,000 वोट पहुंच जाता है या 23,000 वोट पहुंच जाता है। तो दोनों गांवों से पीछे पूरे हल्के से हार के आया। जैसे ही 2-4 राजपूतों के गांव आए, वहां से बराबर हुआ और अपने दोनों गांवों से आके चुनाव। तो यहाँ तो गाँवों का भी कॉम्बिनेशन चलता है, और उसके काफी एग्जाम्पल है। भवानी खेड़ा नहीं, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया, अपना डॉक्टर साहब ने दिया, ऐसे और भी बहुत से। नीलो खेड़ी देख लो आप, गोंदर पिछली दफा जीता, मैक्सिमम वोट अपने गांव से ले गया। नहीं, उससे पिछले वाला भी मामूराम गोंदर भी उसी गांव से थे, वो भी इसी तरह जीते थे। जी, बड़े गांव का लाभ तो मिलता ही मिलता है। आप हरियाणा की 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें 2-3 गांव मिलके डिसाइड कर देते हैं। जी जी, एक अंतिम सवाल करते हैं। जी जी जी, बोलिए माता जी, बोलिए। ऐसे गांव, सबसे ज्यादा बड़े गांव जो है ना, वो हिसार जिले में। जी जी, एक अंतिम सवाल करते हैं। कितने ऐसे, जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा इस प्रोग्राम का कि
आपको कितनी ऐसी पार्टीज लगती हैं हरियाणा में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर थोड़ी गलत भाषा में कहा जाए तो रायता फैलने वाला है, और अगर सीधी भाषा में कहा जाए कि बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे इंडिपेंडेंट आने वाले हैं, तो कितनी ऐसी पार्टियां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चुनाव मैदान में उतरेंगी मेहता जी वो और जो आइडेंटिफाइड है, सीरियस होंगी? वो आइडेंटिफाइड है। कांग्रेस, भारतीय जी जनता पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। मैंने बताया आपको, आम आदमी पार्टी है, हमारे यहाँ जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है राजकुमार सैनी जी की, वो भी जी हरियाणा की 3-4 सीटों पे बहुत अच्छा प्रभाव रखती है और वो चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ जी लड़ेंगे? कांग्रेस से बार्गेनिंग करते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं उनके ऊपर, वो जी एक उनके पास ऐसी है, क्योंकि पिछली बार वो गोहाना में मात्र 1200 वोट से आ रहे हैं। जी उनका क्षेत्र नहीं है, वो नारायणगढ़ के रहने जी वाले हैं। नायब सिंह जी जी से पहले नारायणगढ़ में विधायक थे और फिर कुरुक्षेत्र जी के सांसद बने। संयोग से नारायणगढ़ के 2 विधायक कुरुक्षेत्र के सांसद बने। उनका जी क्षेत्र नहीं था। और जब मेहता जी ये बात कर रहे थे तो मुझे पुराना समय एक याद आया। मनोहर लाल जी एक सांसद बने थे कुरुक्षेत्र से, मनोहर लाल सैनी, वो नारनौल के रहने वाले थे। तो देवीलाल ने जाके उनको खड़ा कर दिया और कह दिया कि भाई जितवाना है। तो वो कोई जानता नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं शायद उनसे मिला जब, तो सबने ये कहा था कि आप गलत आ गए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो चुनाव जीत करके गए थे। देखिए, आपने चौधरी देवीलाल की बात छेड़ी है। जी चौधरी देवीलाल आज से 30, 35, 40 साल पहले वो काम कर रहे थे जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल चुनाव को खड़ा पहले करते थे। उनका एक नारा होता था, चर्चा, पर्चा और खर्चा। यानी आपकी पार्टी की चर्चा होनी हवा बनाने चाहिए, की बात करते थे कि हवा हवा बनाओ चुनाव। बनाने के लिए आपके पास पर्चा होना चाहिए, और पर्चा चलाने के लिए आपके पास खर्चा होना चाहिए। जी तो वो पहले चुनाव को पहले खड़ा करते थे, कैंडिडेट को बाद में खड़ा करते थे। बेशक उनके मन में होता होगा कि मैंने यहाँ ये कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, और वो जी बनाते भी थे कास्ट कॉम्बिनेशन। उस मामले में उनका स्वभाव हमेशा न्यायकारी रहा है। बाद में ऐसे कोई जीतने के बाद ऐसे पूरा नाम आप लेते लाभ ले हो। पाया नहीं ले पाया अलग बात है, अभी लेकिन आप जातियों की बात कर रहे थे। हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जाति के मात्र 250 वोट थे, 250, और विधायक बना के लेके गए। गिरिराज नाम था उनका, अगर आपको याद हो, सपेरा जाति के थे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है हरियाणा में। कमल जी, अभी आपको उस पर बहुत, अगर आप हरियाणा बनने के बाद ही रिसर्च शुरू कर दें तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। नहीं, मुझे मालूम है। एक्चुअली देवीलाल जी का एक अलग जलवा होता था, उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी जो उन्होंने खड़ी की, और जो उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया वो जीत गया। वो एक अलग किस्सा था। अभी ऐसा कोई नेता मुझे नहीं लगता है कि है जो जिस पर एक पर हाथ रख दे और वो जीत जाए। अभी बड़े कॉम्बिनेशन काम करते हैं। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 6 लोग जो हैं वो अच्छी फाइट में रहेंगे, चाहे वो जी बड़ी हो छोटी हो, नहीं नहीं, कांग्रेस, आप बीजेपी, पूछ रहे थे, आईएनएलडी, आप बीएसपी। फाइट नहीं नहीं, नहीं नहीं, फाइट आप की पूछ बात रहे नहीं थे उनका उतनी सीटों का नंबर्स क्या होगा, मतलब है। 90 में से कितनी सीटों पे सीरियस ट्रायंगुलर या 4 एंगल होगा। जी ये जी नंबर आज तय कर नहीं हो सकता, थोड़े 10 दिन बाद पता जी चलेगा। पर मोटा मोटा बिल्कुल। जो पिछले 3-4 चुनाव को आप स्टडी करो तो आपको लगेगा जी कि 20 के आसपास 90 में से सीटों पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं। कुलदीप जी बिश्नोई 6 सीटें जीत गया, 6 सीटें इंडिपेंडेंट जीत गए। जब 2009 जी का चुनाव हुआ था कांग्रेस को 40 सीटें आई थी, तो 50 सीटें जी जो है उनके खिलाफ गई थी। तो जी पार्टियों को, इंडियन नेशनल लोकदल को अकाली दल मिला के 32 मिली, 18 सीटें खुली खुली जीते थे लोग, और जिसमें 4 जी बीजेपी थी, 6 जी जी कुलदीप बिश्नोई के थे, सात छोटी पार्टियां सात और विधायक इंडिपेंडेंस जी। हाँ जी बाकी इंडिपेंडेंट थे। तो 20 का बाजार मोटा मोटा खुला रहता है, लेकिन इस बार ये हमेशा रहा है। 20 का बाजार आप जीतने अदर्स वाला नजर तो नहीं नहीं देते, आता। 3 साल में निपटा इस देते बार हैं 20 सफल का होते। नजर नहीं आ रहा। अदर्स 20 के मेहता जी, अराउंड। क्या हम इस डिस्कशन को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं? दुष्यंत जी ने आज एक बयान दिया है कि ये असेंबली का रिजल्ट जो है वो त्रिशंकु होगा।
तो क्या जिस तरह से 3 तरफा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, या 4 तरफा चुनाव की, या 5 तरफा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या ये असेंबली भी त्रिशंकु होने जा रही है? क्योंकि पिछली भी बिल्कुल त्रिशंकु ही थी एक तरह से। नहीं। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल और आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल फिर जी। हम बैठ कर बात करेंगे, तो उस दिन ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। देखिए दुष्यंत जी को की मजबूरी है, वो उनको यही उनका कहना पड़ता है कि त्रिशंकु होगा, जो उनका वोटर है उस त्रिशंकु की भावना में उनके साथ लगा रहेगा, चिपका रहेगा। बोलते हैं हमारे हरियाणा में वोट चिपका रहना चाहिए, वोट टूटना नहीं चाहिए, तो वो जी वोट उनके साथ चलता रहेगा। ये कहना उनकी जी मजबूरी है, लेकिन ऐसे मुझे जी आसार नजर नहीं आ रहे। टिकटों में बगावत जी। के बाद भी नजर नहीं आ रहे कि इस बार विधानसभा त्रिशंकु रहेगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि हमने आपको एक ओवरव्यू दिया क्या रहने वाला है। मोटे मोटे कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ कर लिए होंगे। चुनाव बहुत मस्त रहने वाला है, मल्टीपल कॉर्नर जो है वो फाइट्स होने वाली हैं, और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। तो विनोद जी, कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी जरा हमारे दर्शकों को एक आइडिया दे दीजिए, तो जो ऐसा है, इंटरेस्टेड हैं लोग। जी शो 1 महीना लंबा चलेगा, तो कल के शो में लोग जो हमारा दर्शक है उनको एक तरह से पूरे हरियाणा का कुछ ना कुछ नजर आ जाना चाहिए। तो हम एक एक विधानसभा सीट, एक एक पार्लियामेंट से उठा लेंगे। कल रतिया पे जी चर्चा कर लेंगे, इधर भिवानी से नारनौल या नांगल चौधरी पे चर्चा कर लेंगे, एक कुरुक्षेत्र से ले लेंगे या एक यमुनानगर से ले लेंगे। इस तरह जी वैरायटी मिलनी चाहिए दर्शक को, और बिल्कुल, पूरी जानकारी भरपेट मिलनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। पूरी अब जैसे भरपेट, आप बिल्कुल। सिरसा में जाओगे तो लोग कहेंगे कांग्रेस आएगी, आप यमुनानगर में जी चले जाओगे तो बीजेपी आएगी। तो लोगों को जी। पूरा मिलना चाहिए कि कहाँ कौन सी पार्टी। मैं ये अपने जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं दर्शकों के, वो भी देख रहा हूँ, वहां पर भी वही माहौल है जो आप कह रहे हैं, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी। और इसमें एक बात ये भी है, आईएनएलडी बीएसपी के भी समर्थक कम नहीं है, वो भी बराबर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बात और याद दिला दूं। साथियों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम आपको भरपेट चुनावी खाना देंगे, कल से और देंगे, और पूरे हरियाणा को कवर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।